बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनएक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज और मैं हूं शहजाद इकबाल। जीआईटी रिपोर्ट के बाद ऑपोजिशन का यह मुतालबा है कि वजीर आजम साहब इस्तीफा दें और जो कानूनी केस उनके खिलाफ हैं वो लड़ें। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो पहले ही थी, लेकिन अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, MQM है, PSP है, जमात इस्लामी है, तमाम ये पार्टीज जो हैं इस वक्त वजीर आजम से लीगल ग्राउंड पर भी और पॉलिटिकल ग्राउंड पर और मॉरल ग्राउंड पर इस्तीफा तलब कर रही हैं। लेकिन आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ जिसमें तमाम लोग जो काबीना में मौजूद थे उन्होंने भी मशवरा दिया वजीर आजम साहब को कि आप इस्तीफा ना दें, और वजीर आजम की अपनी राय भी यह है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। इस वक्त उनके पास जितने वोट हैं वो उससे कई ज्यादा हैं जो कि ऑपोजिशन जमातों के पास हैं, जो कि इस वक्त मुतालबा कर रहे हैं वजीर आजम के इस्तीफे का। और इस वक्त PMLN नहीं, जो उनके इत्तेहादी भी हैं, चाहे अचकजई साहब हों, चाहे मौलाना फजल रहमान साहब हों, उन्होंने भी हुकूमत की हिमायत का ऐलान किया है। वजीर आजम साहब ने और काबीना ने यह फैसला किया है कि लीगल बैटल भी लड़ेंगे और इसके अलावा जो सियासी सरगर्मियां हैं उसको भी तेज करेंगे, जो डेवलपमेंट का काम है उसको भी तेज करेंगे और मुल्क गिर मुख्तलिफ शहरों में जाके सियासी जलसे भी करेंगे। जो मुस्तरद किया है इस इस्तीफे के मुतालबे को और GIT को, उस पर राना सनाउल्लाह साहब की क्या राय है वो पहले सुन लेते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने GIT की रिपोर्ट को जो है वो एक बायस डॉक्यूमेंट के तौर पे, जो कि तसब पे मबनी है, जो कि मफरूज़ों पे मबनी है, जो कि मनगढ़ंत है, उसको यकसर जो है वो मुस्तरद कर दिया है। GIT को मुस्तरद करते हैं, इस्तीफे के मुतालबे को मुस्तरद करते हैं। राना सनाउल्लाह साहब फरमा रहे थे एक बात जो बार बार शरीफ फैमिली की जानिब से की गई है GIT की कार्रवाई के वक्त भी और GIT की रिपोर्ट आने के बाद भी, वो ये है कि तमाम कुछ ये जो कुछ हो रहा है ये साजिश हो रही है, हुकूमत के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है और ख़ास तौर पे शरीफ फैमिली के खिलाफ ये साजिश हो रही है। लेकिन इस पर बड़ा अहम सवाल आज खड़ा किया शाह महमूद कुरैशी साहब ने, जिसका जवाब पहले मीडिया में हमें तो नहीं मिला, नवाज शरीफ साहब की फैमिली की तरफ से या PMLN की तरफ से हमें इसका जवाब नहीं मिला कि अगर सियासी पार्टी साजिश कर रही हैं तो किसके साथ मिलकर साजिश कर रही हैं। ये सवाल आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी हुकूमत वक्त से पूछा है। मुस्लिम लीग नवाज के अंदर सोच की दरार पड़ चुकी है और इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज दो हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। आप अपनी अना और अपनी जात की खातिर जमहूरियत को, मईशत को नुकसान पहुंचाना चाहेंगे? ये सवाल है जो नून ने इसको एड्रेस करना है। साजिश तो हम कर रहे हैं, किसके साथ मिलकर कर रहे हैं ये बताएं ना। क्या हम अदलिया के साथ मिलकर साजिश कर रहे हैं? तो आए बताएं। क्या हम अफवाज के साथ मिलकर साजिश कर रहे हैं? आए बताएं। हम तो लाइल्म हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं कि अगर हम साजिश कर रहे हैं, जो कि हम नहीं कर रहे, लेकिन अगर हम कर रहे हैं तो किसके साथ मिलकर कर रहे हैं? अदलिया के साथ मिलकर कर रहे हैं या किसी और इदारे के साथ मिलकर साजिश कर रहे हैं? इसका जवाब उन्होंने हुकूमत से मांगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं PMLN के सीनियर रहनुमा और वफाकी वजीर शाहिद खाकान अब्बासी साहब, और इसके अलावा हमें ज्वाइन करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और मेंबर नेशनल असेंबली शाह महमूद कुरैशी साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, आज वफाकी इजलास जो था उसमें भी यही फैसला किया गया है कि वजीर आजम साहब ऑपोजिशन के कहने पर इस्तीफा नहीं देंगे, कानूनी तौर पर भी इस केस को लड़ा जाएगा और सियासी सरगर्मियों को भी तेज किया जाएगा। लेकिन जो ये आज बात कही है आप लोगों ने कि साजिशी टोले के कहने पर हम इस्तीफा नहीं देंगे, इस पर शाह साहब ने कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो मैं सुनवा देता हूं, उसके बाद आपसे इस चीज का जवाब ले लूंगा। मुस्लिम लीग नवाज के अंदर सोच की दरार पड़ चुकी है और इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज दो हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। आप अपनी अना और अपनी जात की खातिर जमहूरियत को, मईशत को नुकसान पहुंचाना चाहेंगे? ये सवाल है जो नून ने इसको एड्रेस करना है। साजिश तो हम कर रहे हैं, किसके साथ मिलकर कर रहे हैं ये बताएं ना। क्या हम अदलिया के साथ मिलकर साजिश कर रहे हैं? तो आए बताएं। क्या हम अफवाज के साथ मिलकर साजिश कर रहे हैं? आए बताएं। हम तो लाइल्म हैं। जी शाहिद खाकान अब्बासी साहब, सबसे पहले तो इस बात का जवाब दे दें कि क्या डिवाइडेड ओपिनियन है कि वजीर आजम साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? इस पर डिवाइडेड ओपिनियन है या पूरी जमात एक पेज पर है? वो शाह साहब के जहन में डिवाइडेड ओपिनियन है, पार्टी में कोई डिवाइडेड ओपिनियन नहीं है और वहाँ कोई ऐसी बात नहीं की कि साजिशी टोले के कहने पर इस्तीफ़ा नहीं देंगे। ये बुनियादी बात है कि वज़ीर आज़म साहब इस्तीफ़ा नहीं देंगे
ये ड्यू प्रोसेस है, JIT ने रिपोर्ट दी है, वो उसका जवाब देंगे और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है। इस्तीफ़ा किस बात का दिया जाए, मुझे ये को समझा दे। ये इनको हमेशा से आज की बात नहीं है, पिछले 4 साल से कह रहे हैं इस्तीफ़ा दें। कभी कहते हैं इलेक्शन गलत हो गया उसमें इस्तीफ़ा दे दें, कभी धरना आ गया तो इस्तीफ़ा दे दें। इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म साहब को पाकिस्तान के अवाम ने इलेक्ट किया है। अब एक पिटीशन आई थी, उस पिटीशन पे सुप्रीम कोर्ट ने JIT बनाई, उसकी रिपोर्ट आई है जो कि हम समझते हैं कि बिल्कुल एक फ्लॉड और एक बिल्कुल गलत रिपोर्ट है जिसमें कोई हकीकत नहीं है, और उसका जवाब जो है वो वकला दे देंगे। ये एक लीगल मैटर है। अब उस पर जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा वो सारा आंखों पर, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस्तीफ़ा आप किस बात का मान रहे हैं? अगर मैं आप पे कोई इल्ज़ाम लगाऊं और आपसे इस्तीफ़ा मांगना शुरू कर दूं तो फिर ये बात कहाँ तक जाती है और कहाँ तक पहुँचती है, ये आप खुद ही सोच सकते हैं। सही। शाहिद साहब, आज आप कह रहे हैं कि कोई ऐसी बात नहीं की कि साजिश टोले के कहने पे इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन वैसे मियां नवाज शरीफ साहब हों या उनके बच्चे हों, वो बार बार कह चुके हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है, हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, और इतने 3 दहाइयों से साजिश होती हुई आ रही है। तो आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने सवाल किया है कि अगर हम साजिश कर रहे हैं तो किसके साथ मिलकर साजिश कर रहे हैं? अदलिया के साथ मिलकर कर रहे हैं, फौज के साथ मिलकर कर रहे हैं, किसी और के साथ मिलकर कर रहे हैं? ये तो शाह महमूद कुरैशी साहब बताएंगे कि साजिश का किसने उनको बोला है। हमने ये कहा है कि ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है, वो अमल जिससे पाकिस्तान का नुकसान होता हो, और आज नज़र आ रहा है कि इकॉनमी किस तरफ जा रही थी, वो कितनी सफ़र कर रही है, मुल्क में जमहूरियत जो थी वो कैसे सफ़र कर रही है। सियासत का जो हिसाब होता है, सियासत के फैसले जो होते हैं वो पोलिंग स्टेशन पर होते हैं, वो अदालतों में नहीं होते। तो इसलिए तरीका तो ये था कि इलेक्शन का इंतज़ार कर लेते, पाकिस्तान के अवाम को फैसला करने देते, वो अदालत तरफ गए, ये भी उनका हक है, मैं उनका हक डिनाई नहीं करता। लेकिन क्या इस अमल से पाकिस्तान का फायदा हुआ? हम हर उस अमल को जिससे पाकिस्तान का नुकसान होता है हम साजिश कहते हैं। तो ये साजिश कौन कर रहा है? सिर्फ तहरीके इंसाफ और ऑपोजिशन वो लोग कर रही है या कोई और? वो लोग जो पाकिस्तान में तरक्की नहीं चाहते, वो लोग जो पाकिस्तान में तरक्की नहीं चाहते, वो कौन जो लोग हैं? आज ये वो लोग हैं जो बार बार न ड्यू प्रोसेस चाहते हैं, वो सिर्फ अपनी मनमानी चाहते हैं। जो भी हो, अगर आपने एक JIT आई है, क्या वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है? ये तो बात कर लेना। तो हर बात पे जी इस्तीफा दे दें, किस बात का इस्तीफा दे दें? क्या मुल्क में इंस्टेबिलिटी आई है, अनसर्टनिटी आई है? अगर आई है तो जो भी उसको कॉज कर रहा है वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहा है। सही है। शाह महमूद कुरैशी साहब, पहले तो वो कह रहे हैं कि आपके जहन में डिवाइडेड ओपिनियन होगा, मुस्लिम लीग नून में डिवाइडेड ओपिनियन नहीं है इस्तीफे के मामले पे। और दूसरा, उन्होंने ये भी कहा है कि किस बात का इस्तीफा मांग रहे हैं, क्यों इस्तीफा दे दें वजीर आजम साहब? पहली बात तो ये है कि ये जो डिवीजन ऑफ ओपिनियन है, इसकी बात मैं नहीं कर रहा, उनके अपने ही सेनेटर हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के सरदार जुल्फ़िकार अली खान खोसा। उनका अपना स्टेटमेंट है, वो मुस्लिम लीग के टिकट पे मुंतखब हुए हैं, साबिक गवर्नर थे। उन्होंने कहा कि बहुत से नाला मेंबरान कौमी असम्बली का मुझसे राब्ता है और लोग समझते हैं कि जो रास्ता मुस्लिम लीग का एक टोला अपना रहा है कॉन्फ्रंट्रेशन का, इससे जमात का नुकसान होगा, इससे इदारों में टकराव पैदा होगा और ये मुनासिब नहीं है। ये तो आरा अब सामने आ रही है कि काबीना के भी बहुत से मेंबरान हैं जो समझते हैं कि ये रास्ता दुरुस्त नहीं है, और लोग नाम ले रहे हैं, ख़ास तौर पे चौधरी निसार अली खान साहब का नाम ले रहे हैं, और किसी हद तक लोग ये भी कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो उनके भाई भी हैं, वज़ीर आला पंजाब हैं, वो भी टकराव और महाजराई की पॉलिसी के हक में नहीं है। ये तो अब बात ओपनली डिस्कस हो रही है। अच्छा, दूसरा वो कह रहे हैं कि कोर्ट का वर्डिक्ट आने दें, कोर्ट अगर ना अहल भी करार, ये वो रिस्क लेने के लिए तैयार है। वो कह रहे हैं कोर्ट अगर इन डॉक्यूमेंट्स पे ना अहल करता है तो हम चले जाएंगे, हम फैसला कबूल कर लेंगे सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन कबल वक्त तो हमसे इस्तीफा ना मांगा जाए ना, पहले कोर्ट को प्रूफ तो करने दिया जाए, कोर्ट को फैसला तो देने दिया जाए। पहली बात तो यह है कि कोर्ट एक वर्डिक्ट दे चुकी है। जब 5 फाजिल जज साहबान इस केस को सुन रहे थे तो उनमें से 2 हजरात अपना वर्डिक्ट दे चुके और वो कह चुके कि उनकी नज़र में ये सादिक अमीन नहीं ठहरे, और 3 साहबान ने उनसे इख्तलाफ नहीं किया। उन्होंने कहा कि हाँ, ये अपना मौक़िफ़ पेश करने में हमें कामयाब दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन इन्हें मज़ीद मोहलत दे दी जाए।
उस मोहलत के नतीजे में JIT मार्ज़ वजूद में आई और JIT ने अब 10 वॉल्यूम्स की शक्ल में अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को पेश कर दी है। हाँ, हम इंतज़ार कर लेंगे, सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला देगी, लेकिन जो शवाहिद सामने आए हैं, जो सबूत सामने आए हैं, इतनी वाज़ेह चीज़ें सामने आ गई हैं कि हमें अब कोई शक व शुबा नहीं है। हमें नहीं, आप वकला को ले लें, आप बार एसोसिएशंस को ले लें। अब पहले तो हम सिर्फ तरह तहरीक इंसाफ इस्तीफ़े का मुतालबा करते थे, अब जितनी अपोजिशन की जमातें हैं वो इस्तीफ़े का मुतालबा कर रही हैं। तो इस वक्त आप एक हाई मॉरल ग्राउंड पे इस्तीफा उनसे डिमांड कर रहे हैं, लेकिन वैसे आप भी यही कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे। हम कह रहे हैं कि मॉरल ग्राउंड, पॉलिटिकल ग्राउंड और हमारी नज़र में लीगल ग्राउंड से भी ये फारिग हो चुके हैं। अच्छा शायद साहब, तो अगर इस्तीफा नहीं देंगे वजीर आजम साहब, तो ये खौफ, ये खतरा नहीं है कि डिस्क्वालिफिकेशन भी हो सकती है? क्योंकि बहुत सारे कानूनी एक्सपर्ट भी ये कह रहे हैं कि ऐसी चीजें हैं जिस पे सुप्रीम कोर्ट डिक्लेरेशन दे सकती है डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से। तो क्या ये खतरा नहीं है वजीर आजम साहब को, नून लीग को, कि डिस्क्वालिफिकेशन भी हो सकती है अगर इस्तीफा ना दिया तो? देखें, पिटिशन तो यही थी कि ये एक MNA ने जो कागजात जमा कराए थे अपने असासों के, उसमें असासे छुपाए गए हैं, ये पिटिशन थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने JIT को भेजा गया। अब JIT ने रिपोर्ट दी है, सुप्रीम कोर्ट कंसिडर करेगी। अगर उनको ये समझ आई कि इसमें कोई असासे छुपाए गए हैं जिसका उस रिपोर्ट में कोई वजूद नहीं है, तो वो डिस्क्वालीफाई भी कर सकते, इसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन जब तक ड्यू प्रोसेस पूरा नहीं होता, कोई शख्स भी क्यों इस्तीफा दे? आप तो गिल्ट को प्रिज्यूम कर रहे हैं। ये बड़ी अजीब बात है कि जब तक कोर्ट का फैसला ना आए तो आप क्यों इस्तीफा दें? और हमें पूरा यकीन है कि कोर्ट जो शवाहिद आए हैं, जो रिपोर्ट आई है, इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जो डिस्क्वालिफिकेशन का सबब बनती हो, तो इस्तीफे की क्या बात है? बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि अगर वज़ीर आज़म साहब इस्तीफे की बात करते भी तो हम उनको कभी इस्तीफा नहीं देने देंगे। वो हमारे वोटों से इलेक्ट हुए, पाकिस्तान के अवाम के वोटों से इलेक्ट हुए। जब तक ड्यू प्रोसेस नहीं होगा कोई बात भी इसमें नहीं है, और हमें पूरा यकीन है कि लेकिन इसमें कोई ऐसा मामला नहीं है जिसे इस्तीफा की बात हो। कौम से खिताब किया था वजीर आजम पाकिस्तान ने, तो उस वक्त उन्होंने कमीशन बनाने का कहा था और कहा था कि अगर ये कमीशन भी मुझे गलत साबित कर दे, मेरे खिलाफ कोई सबूत लेके आ जाए, तो मैं खुद चला जाऊंगा। तो कमीशन नहीं बना, JIT बनी है। ये भी कमीशन भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं होता, ये भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं, लेकिन JIT है। इस बुनियाद पे ऑपोजिशन मुतालबा कर रही है कि आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, मेरा ख्याल है अपोजिशन को भी सारे हकायक पता है। कमीशन जो होता है वो एक फैक्ट फाइंडिंग कमीशन होता है, और उसको खुद वॉलंटरली सबमिट किया था प्राइम मिनिस्टर साहब ने। उन्होंने कहा कि अगर कमीशन को ऐसा सबूत ले आए कि मैंने कोई असासे छुपाए हैं या कोई करप्शन की है या कोई ऐसा गलत काम किया है, तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। उसके बाद इन्होंने पिटिशन की सुप्रीम कोर्ट में, जो कि उनका राइट है। सुप्रीम कोर्ट ने उसको कंसिडर किया और एक JIT बना दी जो अनप्रेसिडेंटेड है, इसका कोई इससे पहले लीगल हिस्ट्री में कोई जिसका प्रेसिडेंट नहीं है, इससे पहले कभी नहीं बनी। उसने अब रिपोर्ट दी है जिसको सुप्रीम कोर्ट कंसिडर करेगा। तो जब तक रिपोर्ट कंसिडर नहीं होती, उस रिपोर्ट को आप खुद पढ़ लें, उसमें कोई ऐसी शहादत नहीं है कि कोई ऐसा असासा है जो वज़ीर आज़म साहब ने छुपाया हो। उसमें पूरे पाकिस्तान की दास्तानें हैं, 62 से लेकर आज तक 55 साल की। रिपोर्ट पढ़ ली है, उस दिन आपने प्रेस टॉक भी की थी, आपके इल्म में है कि इस रिपोर्ट में क्या चीज है? जी, मैंने सारी रिपोर्ट देखी है। सही। अब मैं एक दो कोई ऐसी बात नहीं है। आप कह रहे हैं कि कोई ऐसे सबूत इसमें नहीं है। एक चीज जिस पे हमेशा शरीफ फैमिली कहती रही है कि पनामा केस में वजीर आजम का नाम तो था ही नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं था, लेकिन अब जो ये कैपिटल FZE जो कि जबल अली UAE में एक कंपनी है जिसके वो चेयरमैन थे 2014 तक, और 10,000 रुपए उनकी ऑन पेपर तनख्वाह भी थी, उसके हवाले से आज उनके बेटे का बयान भी एक अखबार में लगा हुआ है कि वो वीजा के हसूल के लिए उनको चेयरमैन जो है बनाया गया था, उनकी शेयर होल्डिंग नहीं है और कभी उन्होंने सैलरी ली भी नहीं, लेकिन ऑन पेपर सैलरी है। तो आप नहीं समझते थे अगर वो ऑनररी चेयरमैन भी थे, लेट्स सपोज, और उनकी सैलरी ऑन पेपर थी, तो कम से कम 2013 के गोशवारों में तो उनको बताना चाहिए था कि मैं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का चेयरमैन हूं। जी जी बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूं ना, ये फैक्ट सुप्रीम कोर्ट कंसिडर कर लेगा और उसके बारे में वजाहत भी पूछ सकता है, और रियाज साहब के वकील जो हैं वो उसकी वजाहत भी दे देंगे कि क्या ये कंपनी क्यों वहां पर मौजूद थी, उसके अगर चेयरमैन थे तो वो कैसे थे, उन्होंने कितनी रकम उससे ली, ये सारी बातें रिकॉर्ड पर आ जाएंगी। तो ये जब आपने एक
बात कर दी जीआईटी में, उसका ये मतलब नहीं है कि गिल्ट प्रिज्यूम हो गया। अब उसका सफाई वो दे देंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट मुतमईन ना हुआ तो यकीनन, मैंने पहले कहा कि वो डिस्क्वालीफाई, और जो इस वक्त लीगल एक्सपर्ट्स बात कर रहे हैं, मीडिया बात कर रही है, वो कह रहे हैं कि अगर ये डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल है, जो कि बाज़ाहिर नजर आते हैं ओरिजिनल, तो ये मिसडिक्लेरेशन तो काफी ऑब्वियस है, इसमें कोई दो राय तो नहीं हो सकती कि 2014 तक चेयरमैन थे लेकिन जाहिर नहीं किया उन्होंने। कौन से डॉक्यूमेंट्स की आप बात कर रहे हैं? जबल अली से जो डॉक्यूमेंट आया है, उनका एम्प्लॉयमेंट लेटर है कि वो चेयरमैन है, उनकी 10,000 दिरहम तनख्वाह है, ये काफी ऑब्वियस फैक्ट है जो कि उन्होंने जाहिर नहीं किया अपने 2013 के गोशवारों में। जी जी, तो ये सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा ना, जीआईटी तो फैसला नहीं कर सकती। उन्होंने एक एलिगेशन लगाया कि ये डॉक्यूमेंट हमारे पास हैं, ये कंपनी है, उसके वो चेयरमैन थे और 10,000 रुपया तनख्वाह ले रहे थे, ये उन्होंने एलिगेशन लगाई है। उन्होंने उसका कोई सबूत भी दिया होगा, डॉक्यूमेंट्री, उसको सुप्रीम कोर्ट कंसीडर करेगा। लेकिन मैं कह रहा हूं आज द न्यूज में हुसैन नवाज ने यह कहा है कि बिल्कुल वो चेयरमैन थे और वो सिर्फ वीजा के हसूल के लिए थे। इसमें तो काफी सारे सवाल पैदा होते हैं कि एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को भी, मेरी बात अगर आप सुन लें, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को एक ऐसा वीजा लेने की क्या जरूरत है जो कि वर्किंग वीजा है? क्या डेविड कैमरून भी रिटायर होने के बाद, या वो वजीर आजम नहीं रहे तो वो वर्किंग वीजा पे काम करेंगे? और अगर वो वर्किंग वीजा पे सिर्फ वीजा हसूल के लिए किया था तो क्या दुबई से जाके झूठ बोला गया है कि वो मार्केटिंग मैनेजर भी थे, चेयरमैन भी थे? कहीं ना कहीं तो गलत बयानी हुई है इसका मतलब। फिर देखिए, मेरा ख्याल है आप बात को बहुत दूसरी तरफ ले गए हैं। बात बड़ी सीधी है। मैंने पहले भी कहा कि अगर वो कंपनी उनकी मलकियत है या वो वहां से तनख्वाह ले रहे हैं और वो उन्होंने डिक्लेयर नहीं की और सुप्रीम कोर्ट ये समझता है कि ये असासा छुपाया गया है, तो वो उनको डिस्क्वालीफाई कर देगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर उन्होंने वीजे के हसूल के लिए, जो कि तरीका है दुबई के अंदर कि आप रेजिडेंट वीजे के लिए अप्लाई करते हैं और ये एक तरीका कार है, अगर उसके लिए किया उसको भी सुप्रीम कोर्ट कंसिडर कर लेगा। ये मामलात अगर आप सुप्रीम कोर्ट तक छोड़ दें तो बेहतर होगा। यहाँ पाकिस्तान में हर शख्स आज जज भी बन गया और जूरी भी बन गया है। आखिरी फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है, ये बात तो मैं भी मानता हूँ। शाह अहमद कुरैशी साहब मौजूद हैं। शाह साहब, आप क्योंकि फॉरेन ऑफिस से बड़ा क्लोजली रिलेटेड रहे, जरा बताइएगा कि बड़ा आम सी बात है कि कोई साबिक वजीर आजम हो तो वो किसी कंपनी, किसी मुल्क में जाने के लिए एक वर्किंग वीजा लें। वैसे तो आप विजिट वीजा पे भी जा सकते हैं, लेकिन क्या प्रैक्टिस क्या है? क्या मैं ये समझूं कि डेविड कैमरून अगर नहीं है आज वजीर आजम, तो वो भी रेजिडेंट वीजा लेके कहीं मार्केटिंग मैनेजर की नौकरी दिखाकर वीजा लेते होंगे किसी मुल्क का? ये आम सी बात नहीं है, ये ताज्जुब की बात है। ये हैरान कुन एक प्रेसिडेंट है जो हमने कभी ऐसा नहीं देखा कि एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर एक अकामे पर, एक वर्किंग वीज़ा पर वहाँ अप्लाई करते हैं और हासिल करते हैं, और वहाँ एक ऑफशोर कंपनी की चेयरमैनशिप कबूल करते हैं जिसका जिक्र नहीं करते, जिसको जाहिर नहीं करते, और 10,000 दिरहम माहवार उससे तनख्वाह वसूल करते हैं। उसमें इजाफे के लिए भी उसमें एक दस्तावेज़ात मिली है कि उसमें इजाफा भी किया गया। ये कहीं ऐसा नहीं होता। ये हमारे यहाँ एक बड़ी बदकिस्मती से, क्योंकि एहतसाब का अमल हमारे यहाँ था नहीं, है नहीं, और यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। शायद खाकान अब्बासी साहब, आज टाइम्स ऑफ इंडिया में ये खबर थी कि शरीफ लॉस में स्ट्रेंथन आर्मी हैज इंडिया वरिड, और इस पर इमरान खान साहब ने भी बात की है। इससे इत्तेफाक करते हैं आप? इंडिया में इस वक्त जो बातचीत हो रही है कि अगर नवाज शरीफ साहब चले गए तो इससे आर्मी मजबूत हो जाएगी। इससे ज़्यादा मज़ा का खेज मैंने बात कभी नहीं सुनी। अगर हुकूमत डिस्टेबलाइज होती है, उसमें पाकिस्तान का नुकसान होता है, तो फ़ायदा सिर्फ एक कुव्वत का होता है और वो इंडिया है। बहरहाल हम इस बात को भूल जाते हैं, और मैंने कोई अनरीजनेबल डिमांड नहीं की। हर शख्स का ये राइट है, हर पाकिस्तानी का, और ये जस्टिस का फंडामेंटल असूल है कि हर शख्स को अपनी सफाई का मौका मिलता है। शाह साहब 2 जजेस की बात करते हैं, 3 की बात नहीं करते। पिटीशन ये थी कि प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई किया जाए, उन्होंने डिस्क्वालीफाई नहीं किया। इनको सिर्फ 2 जजेस याद आते हैं जिन्होंने गरीब बातें फैसले में लिखी है, लेकिन वो बात सुप्रीम कोर्ट, अगर आप मेरी बात अगर सुनने का मौका दे दें, उन्होंने बात कर ली है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि बात वो लंबी नहीं है, बात सुप्रीम कोर्ट के पास है। जी शायद आप फरमाइए, मुझे बोलने का मौका दे दे। आपने बोल दिया, फरमाइए। वो थोड़ा सा डिले है वहां उनकी आवाज में, इसलिए वो प्रॉब्लम हो रही है। आप फरमाइए। जी जी जी, बात देखें बड़ी सीधी है और कोई अनरीजनेबल बात नहीं। सुप्रीम कोर्ट को फैसला करने दें। जीआईटी को उन्होंने कंसिडर करना है, मैंने नहीं करना।
आपने नहीं करना, उसको पीटीआई ने नहीं करना, शाह साहब ने नहीं करना, उसको सुप्रीम कोर्ट ने जजेस ने देखना है और उन्होंने फैसला कर देना है जो हतमी फैसला होगा। अगर वो डिसक्वालिफिकेशन का फैसला करते हैं उसमें कोई अपील नहीं है, तो इसमें बात मुश्किल क्या है, कौन सी मुश्किल पेश आ रही है? थोड़ा सा सब्र कर ले। अगर ये ज्यादा सब्र करते तो मुल्क में इतनी इंस्टेबिलिटी ना होती, इलेक्शन में खुद फैसला हो जाता। शाहिद साहब, मैंने कहा कि शाह साहब भी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ही आदमी फैसला करेगा, वो मॉरल ग्राउंड्स और पॉलिटिकल ग्राउंड्स और लीगल ग्राउंड पे इस्तीफे का मुतालबा करते हैं। ये जो इंडिया वाली खबर है इस पे मैं बात कर रहा हूं क्योंकि ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ग्राउंड्स नहीं है। थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं ना शाहिद साहब, ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पाकिस्तान में होती है कि शरीफ फैमिली बहुत ज्यादा प्रो इंडिया है और जब भी कुछ होता है वहां से सपोर्ट आ जाती है, मैं इस थ्योरी को बाय नहीं करता हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि थ्योरी ये इंडिया में भी चल रही है इस वक्त कि अगर शरीफ्स हैं तो इंडिया का फायदा है, शरीफ चले गए तो फौज मजबूत हो जाएगी जिससे इंडिया को परेशानी होगी। ये क्यों वहां पे भी इस तरह की थ्योरी सर्कुलेट कर रही है? देखिए, मैं इसी कॉन्स्पिरेसी की बात कर रहा था कि जब भी मुल्क में वीकनेस आएगी, आपका सिस्टम वीक होगा, हुकूमत वीक होगी, दुश्मन फायदा उठाते हैं। तो टाइम्स ऑफ इंडिया आपकी दोस्त नहीं है, इंडियन आपके दोस्त नहीं है, वो तो जहां भी कमजोरी देखेंगे उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज, उसमें नवाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब, ये सब एक साइड में हैं, इसमें कोई दो साइड्स नहीं है। वो तो एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे हर बात को। तो हम हर वो बात सुनने को तैयार हैं जो हमारे दुश्मन करते हैं, लेकिन हम अपने सुप्रीम कोर्ट की बात सुनने को तैयार नहीं है, हम उसको मौका देने को तैयार नहीं है। तो थोड़ा सा सब्र कर लें, मेरी ये गुजारिश है। शाह साहब, आज जो टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर लगी हुई है कि अगर शरीफ चले जाते हैं तो उससे आर्मी मजबूत होगी, इंडिया को इस बात की परेशानी है। शायद खाकान अब्बासी साहब तो कह रहे हैं बड़ी मजाक खेज खबर है, अगर शरीफ साहब जाएंगे, नवाज शरीफ साहब जाएंगे तो मुल्क डिस्टेबलाइज होगा, तमाम इदारे कमजोर होंगे। लेकिन आप तो बाय कर लेते हैं फौरन इस तरह का जो तज्जिया या कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज इंडिया की तरफ से आती है कि अगर शरीफ फैमिली चली गई तो फौज उससे जो है मजबूत हो जाएगी और इंडिया को नुकसान होगा। देखिए, दुनिया में जमहूरियतों में लोग आते जाते रहते हैं, निज़ाम को चलना चाहिए, इदारों को चलना चाहिए। मिसाल के तौर पर बरतानिया में जब ब्रेक्सिट का फैसला आया, रेफरेंडम आया, डेविड कैमरॉन चले गए, टेरेसा मे आ गई, क्या जमहूरियत को ख़तरा पड़ गया? जब पिछले दौर में यूसुफ रज़ा गिलानी नाअहल हुए तो राजा परवेज़ अशरफ मुंतखब हो गए, तो क्या उससे जमहूरियत ख़तरे में पड़ गई या उससे निज़ाम कमज़ोर पड़ गया? ऐसा होता है। जमहूरियत में गुंजाइश मौजूद है, आइन में गुंजाइश मौजूद है। नवाज शरीफ साहब की ज़ात तक जमहूरियत महदूद नहीं है, इनके और भी लोग हैं, अगर वो नाअहल होते हैं तो किसी और साहब को मौका मिल जाएगा और सिलसिला आगे चलता रहेगा। सर, वहां तो किसी और को मौका मिल जाएगा, को चलना चाहिए, अफराद आते जाते रहते हैं, वहां तो मौका मिल जाएगा किसी और को। लेकिन बात ये हो रही है कि अगर वजीर आजम डिस्क्वालीफाई होते हैं तो फिर इमरान खान साहब को भी डिस्क्वालीफाई करवाने के लिए हुकूमत पूरा जोर लगाएगी। ऑलरेडी इमरान खान साहब के खिलाफ केसेस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी हैं। तो अगर -1 किया गया तो -1 नहीं होगा, -2 होगा। इसका मतलब है पाकिस्तान के 2 बड़े लीडर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ये कोशिश कम से कम नून लीग करेगी, इस तरह की इतलात हैं। देखिए, वो कोशिश करेगी नहीं, वो कोशिश कर रही है, लेकिन इमरान खान के और इनके दरमियान ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इमरान खान ने मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की, इमरान खान ने कंसीलमेंट नहीं की, इमरान खान ने टैक्स एवेजन नहीं की, इन्होंने पैसा यहाँ से बाहर मुंतकिल किया, इमरान खान ने बाहर कमाई करके पैसा पाकिस्तान मुंतकिल किया। तो मुख्तलिफ केसेस हैं, उनकी नौइयत मुख्तलिफ है। तो आपके ख्याल में इस बात का कोई खतरा नहीं है आप लोगों को कि इमरान खान साहब को भी इन केसेस में डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है? हमें ख़तरा इसलिए नहीं है कि हमने मुफस्सल जवाब दिया है। इमरान खान ने मनी ट्रेल प्रोवाइड किया है अपने जवाब में। इनके पास तो मनी ट्रेल है नहीं, इन्होंने कतरी ख़त का सहारा लिया, उसका पोल खुल गया और फिर अब जो सारे हक़ाइक़ सामने आए हैं उससे ज़ाहिर हो रहा है कि इनके पास कोई मनी ट्रेल नहीं है। इमरान खान ने पूरी मनी ट्रेल की तफसीलात दी हैं।
बहुत शुक्रिया। शाह महमूद कुरैशी से हमें ज्वाइन किया। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक। इसके बाद ये तो सियासी पॉइंट ऑफ व्यू था, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से इस वक्त नवाज शरीफ साहब का केस कहां खड़ा है, क्योंकि उनका कहना है कि हम लीगली भी केस को लड़ेंगे और सियासी तौर पर भी लड़ेंगे। एक ब्रेक के बाद लीगल पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। जीआईटी की रिपोर्ट आने के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने यह फैसला किया है आज वफाकी काबीना का जो इजलास था उसमें कि दोनों फ्रंट पे इस केस को लड़ा जाएगा। सियासी फ्रंट पे भी लड़ा जाएगा, सियासी सरगर्मियों को मजीद तेज किया जाएगा, जलसे जुलूस किए जाएंगे मुख्तलिफ शहरों में, और साथ साथ लीगल फ्रंट पे भी इस केस को लड़ा जाएगा। लीगली इस वक्त कितनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है शरीफ फैमिली की, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर फरोग नसीम साहब और इसके अलावा जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद इकबाल साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। फरोग नसीम साहब, पहले आपसे आगाज करूंगा। जीआईटी की रिपोर्ट आपने देखी है, क्या लग रहा है कितना स्ट्रॉन्ग केस है नवाज शरीफ साहब का? क्योंकि सियासी तौर पे तो वो कह रहे हैं मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, ऑपोजिशन के दबाव में नहीं आऊंगा। क्या लीगली नाअहल हो सकते हैं इस रिपोर्ट की रोशनी में या नहीं हो सकते आपके ख्याल में? देखिए, ये फैसला तो नेचुरली अदालत ने ही करना है, लेकिन जो जीआईटी ने जिस किस्म की जो रिपोर्ट दी है, तो उस रिपोर्ट से तो बहुत बड़े मसाइल से दो चार हैं मियां साहब और उनका तमाम खानदान, और ये मतलब लॉस्ट कॉज को फाइट आउट करना चाहते हैं तो जरूर करें। मुझे तो बहुत इसमें इनके लिए मसाइल नजर आते हैं। और कौन से ऐसे नुकात हैं इस जीआईटी की रिपोर्ट में आपके ख्याल में जिसकी वजह से ये डिक्लेरेशन देना आसान हो जाएगा? क्योंकि एक तो क्रिमिनल साइड है जिसपे नैब रेफरेंस भी हो सकता है, वो मामला तो ट्रायल के बाद ही सेटल होंगे, लेकिन जो डिक्लेरेशन वाला मामला है वो कौन से ऐसे नुकात है जिसकी बुनियाद पे अदालत फैसला दे सकती है, अहली का या नाअहलियत का? बहुत सारे, एक नहीं मुतअद्दिद। मतलब ये जो जीआईटी की जो रिपोर्ट जो बनाई गई है वो इतनी ज्यादा आप समझिए कि शहर हासिल है, और उसके अंदर इतनी ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन, और मतलब ऐसा नहीं है कि किसी ने अड़म शड़म बना दी हो और उसका सर हो ना पैरों, नहीं, तो बड़ी बहुत कुछ इसके अंदर इतना ज्यादा है कि कोई भी एक पॉइंट पे ये डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। नासिर साहब, जैसे फरूक नसीम साहब ने कहा कि फैसला तो कोर्ट ने करना है, इसलिए थोड़ा सा सवाल को मैं रिफ्रेज कर लेता हूं। कितना स्ट्रांग है मुकदमा नवाज शरीफ साहब का, अगर वो चाहते हैं कि मैं लीगली इस केस को फाइट आउट करूं और मैं ये साबित करूं कि मैं नाअहल नहीं हूं, मैं अहल ही हूं एमएनए रहने के लिए? मैं बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ फरूक नसीम साहब के साथ कि जेआईटी ने बड़ी मेहनत से ये सारी तफ्तीश जो है इसको मुकम्मल किया है 60 दिन के अंदर। आफरीन मैं करती हूँ, और उसमें जो जो सामने आई हैं बातें, वो तो मैं तो दंग रह गई हूँ। सारी अवाम, हम सब लोग, ये देखिए इनको कितने सालों से वोट देते आ रहे हैं और कभी हमें ये था ही नहीं अंदाजा कि किस किस किस्म के इन्होंने एक इस्तेमाल किए हुए हरबे। नासिर साहब, ये मौक़िफ़ हमने सुना है शरीफ फैमिली का और नून लीग का कि जीआईटी की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। आप क्या समझती हैं, जीआईटी डिक्लेरेशन देने के लिए कि वज़ीर आज़म सादिक और अमीन है या नहीं काफ़ी है, या इन तमाम चीज़ों का ट्रायल होना ज़रूरी होगा? कानूनी हैसियत तो उनकी ये है कि ये तश्कील दी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इख्तियार है कि जेआईटी को तश्कील दे। अब जहाँ तक ये बात की डिक्लेरेशन दी जाए कि वो सादिक और अमीन है या नहीं, ये जेआईटी का काम नहीं। जेआईटी ने तो सिर्फ अपना सामने ला देना है मवाद सुप्रीम कोर्ट के, और उनके अपनी रिकमेंडेशन भी कुछ हो सकती हैं, जैसे किसी सेक्शन 173 की रिपोर्ट में होती है, तफ्तीशी रिपोर्ट में। लेकिन उस रिपोर्ट के ऊपर से ये नतीजा अखज़ करना कि ये दुरुस्त है और ये जो सबूत सामने लाए हैं तफ्तीश में ये सही हैं और इनको रद्द नहीं कर सके जो मुद्दा लाए हैं इस पिटीशन में। फरूक नसीम साहब, आपके ख्याल में जो मौक़िफ़ है उनका कि वीजा के हसूल के लिए सिर्फ ये किया गया था और वैसे ना उन्होंने सैलरी कभी ड्रॉ की है, ना उनकी कोई शेयर होल्डिंग है, फिर भी क्या जाहिर करना जरूरी था या नहीं था? मैं गुजारिश करूं, अब इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। या तो ये उन्होंने वहां जो डिक्लेरेशन दिया यूएई में वो सच था या झूठ था।
अगर तो वो डिक्लेरेशन सच था, यानी उन्होंने वाकई सैलरी ली, तो वो उनको यहाँ जाहिर करना चाहिए था। तो उन्होंने जाहिर नहीं किया तो नेचुरली मिस डिक्लेरेशन यहाँ हो गया। लेकिन अगर ये मौक़िफ़ उनका झूठ था, तो यानी उन्होंने यूएई में मिस डिक्लेरेशन किया, तो पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है तो उसको तो दुनिया जहां में सच बोलना है। ये थोड़ी कर सकता है कि मैं सिर्फ पाकिस्तान में सच बोलूं और यूएई में और अमेरिका में, इंग्लैंड में झूठ बोलूं, तो साथ में तो फिर भी नहीं रहते। ये थोड़ी आर्टिकल 62-63 में कि आप सच जो है सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में बोलेंगे और वीजा के हुसूल के लिए, रेजिडेंस के हुसूल के लिए अगर आप यूएई के किसी भी कवानीन के खिलाफ वर्जी करते हुए वहां झूठ बोल देंगे, जो अब उन्होंने एडमिट कर लिया है, तो ये तो उसके तहत यहाँ डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो ये आइदर वे ये डिस्क्वालीफाई होंगे। अगर ये सच भी है तब भी डिस्क्वालीफाइड है और झूठ भी है तब भी डिस्क्वालीफाइड है। चाहिए वीजा के हसूल के लिए किया गया हो, ऑनररी चेयरमैनशिप हो, तब भी वाजे करना चाहिए था, और अगर नहीं किया, वहां पे सिर्फ वीजा के हसूल के लिए बातें बोली थी और हकीकत में मबनी नहीं है, तो तब भी वो सादिक और अमीन के केस में उनको जवाब देना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक नसीम साहब और जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद इकबाल साहब, आप हमारे साथ मौजूद थी। प्रोग्राम में शामिल करेंगे कि इसके बाद हमारे साथ मौजूद होंगे जुल्फिकार खोसा साहब, जिन्होंने एक दफा फिर ये कहा है कि नाराज अरकान नवाज शरीफ साहब को छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो खुद भी इस वक्त PMLN के टिकट पर सेनेटर हैं। उनसे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। JIT की रिपोर्ट के बाद ऑपोजिशन का मुतालबा है कि नवाज शरीफ इस्तीफा दे, लेकिन हुकूमत वक्त और PMLN और उनके जो इत्तेहादी हैं वो कहते हैं नवाज शरीफ साहब इस्तीफा नहीं देंगे। ये फैसला आज वफाकी काबीना के इजलास में भी किया गया है, लेकिन खबरें ये भी हैं कि बहुत सारे PMLN के MNA जो हैं वो नाराज हैं और वो जो है नवाज शरीफ साहब को किसी वक्त भी छोड़ देंगे। ये हमारे प्रोग्राम में कल शेख रशीद साहब ने भी कहा था कि बहुत सारे MNAs जो हैं इस वक्त देख रहे हैं कि अगर डिस्क्वालिफिकेशन का मामला हुआ तो वो नवाज शरीफ साहब का साथ नहीं देंगे। और कल हमारे ही चैनल पे सीनियर सियासतदान सेनेटर जुल्फिकार खोसा साहब ने भी ये बात कही थी कि बहुत सारे MNAs उनसे राब्ते में हैं और अगर नवाज शरीफ साहब की किश्ती डूबती है तो वो उससे पहले अपनी राहें जुदा कर देंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासतदान सेनेटर जुल्फिकार खोसा साहब। जुल्फिकार खोसा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि JIT की रिपोर्ट आपको कितना खतरनाक लग रही है नवाज शरीफ साहब के लिए? क्या यह मुमकिन है कि इस रिपोर्ट की रोशनी में उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है? आपकी क्या राय है इस पर? जो मीडिया के जरिए हमें पता चला है वो कुछ दस्तावेजात उनके हाथ आई हैं जहां वो इन ब्लैक एंड वाइट इनके खिलाफ कुछ सबूत पेश करेंगे जब वो सुप्रीम कोर्ट में वो मामला खुलेगा। अब एक तरफ से सियासी डिनायल जो आ रही है, क्योंकि ऑपोजिशन का मुतालबा है कि वो इस्तीफा दे दें, तो सियासी राय आपकी क्या है कि इस्तीफा दे देना चाहिए या कानूनी तौर पर केस लड़ना चाहिए और फिर देखें कि कोई डिस्क्वालीफाई होते हैं या नहीं होते? नहीं तो पहले आपके पहले सवाल का तो जवाब दे दूं ना, फिर ये दूसरा सवाल है ना आपका कि इनको करना क्या चाहिए। तो पहले सवाल का जवाब तो यही है कि मेरी राय नहीं है, ये तो JIT की रिपोर्ट में उन्होंने डॉक्यूमेंट्री सबूत पेश किया है जो उनकी रिपोर्ट के साथ सुप्रीम कोर्ट के सपुर्द हो गया, वो देगी सुप्रीम कोर्ट। बाकी आपने दूसरा सवाल किया है कि इनको क्या करना चाहिए, वो उनका अपना बयान था कि अगर मेरे खिलाफ कोई बात ऐसे साबित कर देंगे तो मैं एक मिनट नहीं लगाऊंगा, मैं घर चला जाऊंगा। तो वो उनको खुद सोचना चाहिए कि अब वो इल्ज़ाम लगाने की बात नहीं रही, अब वो डॉक्यूमेंट्री सबूत ले आए हैं जो JIT की टीम ने सुप्रीम कोर्ट को पेश कर दिया है। तो अब वो तो अब सुप्रीम कोर्ट उस पर फैसला देंगे। सही। ये बताइएगा कि आपने कहा कल भी हमारे चैनल को इंटरव्यू देते हुए कि बड़ी तादाद है MNAs की, MPs की जो कि आपसे राब्ते में है और आपने ये कहा कि वो साथ छोड़ देंगे नवाज शरीफ साहब का, कि उनके साथ डूबेंगे नहीं। ये कितने MNAs MPs हैं जो आपसे राब्ते में हैं और आपको क्यों लगता है साथ छोड़ देंगे नवाज शरीफ साहब का? देखिए, मैंने फिगर नहीं दिया था, वो आपके जो नुमाइंदा थे पता नहीं वो क्या कह रहे थे। मैंने ये कहा था कि पिछले साल बजट सेशन में 82 MNAs ने बजट सेशन अटेंड करने से इनकार कर दिया था। 82 की फिगर मीडिया ने वहाँ कोट की थी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी और प्रिंट मीडिया ने भी। मैंने ये कहा था और मैं पिछले साल की मिसाल दे रहा हूँ। और दूसरा
किसी और सवाल के जवाब में मैंने कहा था कि हमारे पाकिस्तान की सियासत ये रही है, तारीख पीछे देख लें, कि जब कोई हुकूमत हट जाती है, जब हुकूमत के ऊपर बुरा वक्त आता है तो लोग छोड़ जाते हैं, अपना सर्वाइवल का वो रास्ता ढूंढते हैं, कोई डूबती कश्ती में सवार नहीं बैठा रहता, ये मैंने कहा था। सही, ये पहले भी आपने इसका इजहार किया था 2014 में धरने के दौरान, धरने के फौरन बाद भी आपने कहा था कि बहुत सारे रहनुमा है जो कि पार्टी छोड़ना चाहते हैं, नाराज है। मैं जरा सुनवा देता हूं आपको, नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम पर आपने ये कहा था, ये सुन लीजिए, इसके बाद सवाल करूंगा मैं आपसे। आप हैरान हो गए, बहुत बड़ी तादाद है। तो तादाद कितनी कंसिडरेबल है? 81 या 82 है। क्या आप बता रहे हैं कि 81 या 82 मेंबर्स हैं जो नाराज हैं इस वक्त शहबाज साहब से और नवाज साहब से? जो नंबर आपको बता रहा हूँ, नाराज अरकान इससे ज्यादा है। ये तो मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ जिनसे मेरी मुलाकातें। जी खोसा साहब, आपने कहा कि 82 लोग ऐसे थे जिन्होंने बजट सेशन अटेंड नहीं किया। 2014 और 15 में आपने ये जो इंटरव्यूज दिए थे, उस वक्त भी आपने यही फिगर कोट किया था 82 का, कि 82 ऐसे नाराज अरकान है जो कि छोड़ देंगे। उस वक्त भी नवाज शरीफ साहब मुश्किल में थे, हमने देखा किसी ने नहीं छोड़ा, पाकिस्तान की तारीख जो भी रही हो, लेकिन नवाज शरीफ साहब के साथ वो खड़े रहे। तो इस वक्त आपको क्यों लगता है कि ये अरकान जो है छोड़ के साथ चले जाएंगे? ये मौक़िफ़ आपका 2-3 साल से यही रहा है। देखिए, उस वक्त की मुश्किलात और थी, वो सियासी जाती उनके तनाज़े थे, झगड़े थे कि उनको डेवलपमेंट फंड नहीं मिले या जो नौकरियां नहीं मिली होंगी वगैरह वगैरह। अब तो एक कानूनी और आईनी क्राइसिस पैदा हो चुका है। ये किसी की जाती पसंद नापसंद, फंड्स मिलना, मंसूबा मिलना ना मिलना वाली बात नहीं है। अब तो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है इस वक्त। सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच चुका है, JIT की रिपोर्ट वहां पहुंच चुकी है। अब सुप्रीम कोर्ट ने आगे अपना फैसला सुनाना है। आपने बड़ा काम किया है पार्टी के लिए, बड़ी आपकी काविशें रही हैं, लेकिन पिछले चंद सालों से आपकी भी बन नहीं रही है। आपने 2012 में भी पार्टी छोड़ी थी, फिर नवाज शरीफ साहब से आपकी मुलाकात हुई, आपने दोबारा पार्टी ज्वाइन की, आपने इलेक्शन लड़ा MPA का PMLN के टिकट पर, अभी भी आप सेनेटर हैं। आप कहते रहते हैं कि दूसरे अरकान पार्टी छोड़ देंगे, लेकिन आप कब छोड़ेंगे पार्टी? प्लीज 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 मेरी बात सुनने। आपने अपना मौक़िफ़ बयान कर दिया, मैंने पार्टी कभी नहीं छोड़ी, ये आप गलत कह रहे हैं। मेरा जो इख्तलाफी पॉइंट था वो मैंने मियाँ साहब को भी समझाया था, उन्होंने बीच में मुदाखलत करके उस वक्त का जो हालात थे चीफ मिनिस्टर के और मेरे दरमियान जो एक मसला बना था वो उन्होंने मिटा दिया था। तो आज भी आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ही सेनेटर हैं आप? देखिए, आप फिर मुझे कुछ कहलवाना चाह रहे हैं, मैं समझ नहीं सकता आप क्या कहलवाना चाह रहे हैं मुझे। मैं मुस्लिम लीगर हूं जुल्फिकार। अगर मुस्लिम लीग, एक मिनट मेरी बात सुनने प्लीज, आप मेरी बात सुनने प्लीज, बात सुनने, मैं आपका जवाब दे रहा हूं। जी जी। मुस्लिम लीग नून इसलिए कहलाती थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये इसरार था कि आपको मुस्लिम लीगें बहुत बन चुकी है, आपको अपना डिफाइन करना पड़ेगा, तो नून लगा दिया। मुस्लिम लीगर मैं हूं, मुस्लिम लीगर रहूंगा, और जो आप जो कह रहे हैं कि मैं नाराज हूं या क्या हूं, उसकी वजूहात कुछ और हैं, मेरी जात के साथ कोई ताल्लुक नहीं इस बात का। सही। ये जब मुशर्रफ की सारी टीम इधर आके बैठ गई है, मरकज में भी और सूबों में भी, तो उसकी वजह से हमारा मुस्लिम लीगी कारकुन बड़ा मायूस हुआ है, जो 8-9 साल मारे खाते रहे हैं, पुलिसों के केसेस भुगताते रहे हैं, अदालतों में पेशियां और जमानतें पेश करते रहे हैं। आज वही लोग जो इनको उस वक्त दबाने वाले थे, आज वो हुकूमत के साथ बैठे हुए। इख्तलाफ इन बातों पे है। नहीं, वो मुझे पता है आपका इख्तलाफ उन बातों पे है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो आप कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब का साथ छोड़ देंगे, तो आप भी आज सेनेटर हैं, तो वो PMLN के टिकट पर हैं। ये फैसला के सेनेट की टिकट देनी है आपने, तो नवाज शरीफ साहब ने ही किया है ना। मुझे पता है आप बहुत पुराने मुस्लिम लीगी हैं, लेकिन इस वक्त जो है नून लीग का सेनेटर होना, ये फैसला तो नवाज शरीफ साहब ने ही किया है ना। देखिए, आप या तो फिर इन इश्यूज को सेपरेट करें ना। आप कहीं मुस्लिम लीग की बात करते हैं, फिर सेनेट का बिल्कुल सेनेट की टिकट मुझे मिली थी तो मैं सेनेट की सीट पे जाके बैठा हूं। फिर 2013 में पार्टी ने मुझे टिकट दिया, सुन ले प्लीज मेरी बात सुन ले आप। पार्टी ने मुझे टिकट दिया प्रोविंशियल सीट PP 243 डेरा गाज़ियान कॉन्टेस्ट करने के लिए, और मैं अल्लाह के फजल करम से वो सीट जीता। मैं प्रोविंशियल सीट रिटेन करना चाहता था और सेनेट छोड़ना चाहता था। मुझे CM ने मजबूर किया, नहीं जी आप ये सूबाई सीट छोड़ दें, आप सेनेट की सीट रखें। तो किस लिहाज से मैं छोड़ूं अब? सर, मेरा एक सादा सा सवाल आपसे ये है, आपने कहा PMLN के बहुत सारे नाराज अरकान आपसे राब्ते में है, छोड़ना चाहते हैं,
नून लीग को। मैं सिर्फ ये आपसे सवाल कर रहा हूं, बार बार आप ये पेशन गोई करते हैं। अभी मैंने सुनाया कि आपने 2015 और 14 में भी की थी। पूछना मैं सिर्फ ये चाह रहा हूं कि आप खुद भी PMLN के सेनेट के टिकट पे आप क्यों नहीं छोड़ देते? क्यों छोड़ दूं? अभी तो आपको बताया किस वजह से मैं बैठा हूं सेनेट में। आप कहते हैं वह छोड़ क्यों नहीं देते? मुझसे सूबाई सीट छुड़वाई गई जो मैं इलेक्शन लड़के जीता हूं जी, और कहा कि नहीं आप सेनेट की सीट रखें जी। वो सूबाई सीट भी आप PMLN के टिकट पे ही जीते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि आप ये टिकट ना रखें, आप सेनेटर ही रहें। जी, खुद कहा ना मुझे चीफ मिनिस्टर ने। और मैं तो मुस्लिम लीग के टिकट पे लड़ा था, सूबाई इलेक्शन भी मुस्लिम लीग के टिकट पे लड़ा था, सेनेट का इलेक्शन भी मैंने कब डिनाइड किया? सही है, मुस्लिम लीग नून के टिकट पे आप लड़े थे, आपने कब डिनाई किया? बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर जुल्फिकार साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और आपने कहा कि बहुत सारे ऐसे नाराज अरकान हैं जो कि पार्टी छोड़ना चाहते हैं। प्रोग्राम आपने देखा, इसका फीडबैक आप दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।